नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो पूरे देश में लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत हो गई है, जो 31 मई तक रहेगा। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। राज्य में आज शाम तक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। हरिद्वार रेड जोन से बाहर हो सकता है। पर्यटन और चारधाम यात्रा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज पूरे देश में लॉकडाउन 4 आज से शुरुआत हो रही है। 18 तारीख से 31 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो गई है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी कि देहरादून में पुरानी व्यवस्था फिलहाल तो रहेगी, लेकिन राज्य में आज शाम तक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ाए हैं। सुनील, अगर बात की जाए आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है, क्या वही पुरानी व्यवस्था अभी रहेगी या फिर नए व्यवस्था के तहत ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चीजें जो पहले से चल रही थी वही सारी चीजें होंगी? देखिए नीलू, कल देर शाम केंद्र की जो गाइडलाइन जारी हुई 4.0 लॉकडाउन को लेकर, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव के साथ मुख्य सचिव की देर रात तक बातचीत चलती रही। करीब 10:30 पौने 11 बजे तक ये बातचीत चली। उसके बाद मुख्य सचिव ने अपने अफसरों से भी बातचीत की। आज इस पर डिटेल समीक्षा की होगी शासन में जो केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल से यानी मंगलवार से लॉकडाउन 4.0 के लिए एक नई गाइडलाइन सामने आ सकती है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल सोमवार को अभी पुरानी व्यवस्था के तहत मार्केट खुलेगा। जो तमाम जो एडवाइजरी थी उसी के तहत आज का दिन संचालित होंगी पूरी गतिविधियां। देर शाम तक उत्तराखंड में भी राज्य सरकार अपनी एक नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसके तहत केंद्र ने जो अधिकार दिए हैं कि अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का अधिकार राज्यों को होगा, तो राज्य सरकार तय कर सकती है कि किस क्षेत्र को वो रेड जोन में डाले, किस क्षेत्र को ऑरेंज जोन में डाले। जैसे हरिद्वार का केस हम देखते हैं कि हरिद्वार में एक केस था, लेकिन फिर भी हरिद्वार रेड जोन में आ गया था। आज की डेट पर हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव का एक्टिव एक भी केस नहीं है। जो एकमात्र केस था वो कल रिलीव हो चुका है। तो बहुत संभव है कि हरिद्वार को जब ये समीक्षा होगी तो हरिद्वार को एक बार फिर से ग्रीन जोन कैटेगरी में डाल दिया जाए। अभी देहरादून सबसे सेंसिटिव जिला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर 46 केसेज आ चुके हैं और करीब 18 के आसपास केस अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन देहरादून ऑरेंज जोन में है। तो राज्य सरकार अपने स्तर से निर्धारण करेगी। हालांकि बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए लॉकडाउन 4 की, तो पहले, दूसरे और तीसरे, अगर तीसरे की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अंतर चौथे में भी नहीं है। वो सारी सुविधाएं जो रेड जोन के लिए थी वो वैसे ही रहेंगी, ऑरेंज जोन में भी वैसे ही रहेंगी, ग्रीन जोन में भी वैसे ही रहेंगी, जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से आई है। ऐसे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब सब कुछ राज्य सरकार की तरफ पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें और उनके अधिकारी हैं अब इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या, कैसे और कोरोना को लेकर किस तरह से आगे की रणनीति तैयार होगी। तो अब राज्य सरकार ही तय करेगी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन, तमाम चीजें जिसको लेकर आप बता रहे हैं कि कल से इस गाइडलाइन जो जारी होगी वो कल से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नीलू, लॉकडाउन 4.0 में एक चीज़ देखने को जो मिली, जो नया है, वो ये है कि राज्यों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं कि वो अपनी परिस्थिति के अनुसार तय करें। उत्तराखंड ने भी केंद्र सरकार से एक मांग की थी कि जो ग्रीन जोन एरिया है, खासकर वहाँ पर चारधाम यात्रा के संचालन को कुछ ठोस नियमों के साथ अनुमति दे दी जाए। यहाँ पर टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है और राज्य की आर्थिकी पूरी तरह से टूरिज्म पर टिकी हुई है और टूरिज्म पिछले मार्च से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरी तरह से चौपट है। हजारों की संख्या में जो टूरिज्म व्यवसायी हैं वो बेरोजगार हैं। तो राज्य सरकार चाहती थी कि इस सेक्टर को धीरे धीरे एक बार लॉकडाउन यहाँ पर खोला जाए, लेकिन केंद्र की जो गाइडलाइन है उसमें धार्मिक और पर्यटन जो ये गतिविधियां हैं इनमें पूरी तरह से अभी इनको बंद रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा झटका मान सकते हैं राज्य के लिए, लेकिन फिर भी जो इंटर और इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। तो एक उम्मीद ये की जा सकती है कि अब जो सार्वजनिक परिवहन है या निजी जो परिवहन है उसको एक बार खोला जा सकता है। सुनील, कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन 4 है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी ज्यादा होगी और उनको ही अब ये तय करना पड़ेगा कि किस तरह से कोविड को लेकर वो नियम कानून अपने राज्य में इंप्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में फंसे बिहार के लोगों को वापस भेजने के लिए देहरादून डीएम ने रेलवे को चिट्ठी लिखी, जिसके तहत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेनों की मांग की गई है। अगले 5 दिनों में बिहार के प्रवासियों को भेजने की योजना है। रेलवे से अभी मंजूरी का इंतजार है और बिहार के अररिया, खगड़िया, बेतिया, किशनगंज के लिए ट्रेनें मांगी गई हैं।
और देहरादून में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। तो दून में एक और मामला निकलकर सामने आया है। दून में एक और महिला जो है कोरोना पॉजिटिव हुई है। महाराष्ट्र से लौटी थी, बताया जा रहा है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। महाराष्ट्र से महिला लौटी थी, कोरोना संक्रमित अब पाई गई है। अब राज्य में कुल तादाद कोरोना संक्रमितों की बढ़कर 93 तक पहुंच गई है। तो एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई एरिया है, कोई जिला है उत्तराखंड का, तो वो देहरादून है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक और केस देहरादून में, पहले ही सेंसिटिव है ये जिला और फिर एक और मामला निकलकर, अब कुल कितने मामले हो गए हैं? कुल मिलाकर नीलू अगर बात करें उत्तराखंड में तो अब 93 केसेस हो चुके हैं, जिसमें 40 केस अभी एक्टिव हैं, 52 लोग रिकवर हो चुके हैं और एक डेथ हुई थी। हालांकि ये डेथ कोरोना से नहीं थी, ब्रेन की इन्हें प्रॉब्लम थी, लेकिन इनका काउंट जरूर कोरोना की डेथ में हुआ है। तो कुल 93 में सभी 40 केस एक्टिव है। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रवासी उत्तराखंड में आ रहे हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो या बाकी और डिस्ट्रिक्ट में हो, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में, अब ये समस्या जरूर बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे प्रवासी आ रहे हैं उनके कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। और अगर ये नंबर इसी तरीके से चलता रहा तो अभी और भी प्रवासी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्वारंटीन होना एक सिर्फ समाधान अभी रह गया है। दीपांकर, तो क्या क्वारंटीन तो किया जा रहा है अपनी अपनी जगह पर? अगर इस महिला, खासतौर पर इस महिला की बात की जाए जो संक्रमित है, क्या उनका कोई किसी तरह का कोई जांच हुआ था, किसी तरह के कोई टेस्ट हुए थे? इनको आते हुए इनका बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है, उस पर इनका सैंपल लिया गया था। उसके बाद ये महाराष्ट्र से ये लौटी है, तो अब ये कोरोना पॉजिटिव निकली। इसी तरीके जो पिछले कुछ 7, 8, 10 दिन के अगर हम केसेस देखें तो केसेस इसी तरीके से आए हैं, जो प्रवासी बाहर से लौटे या फिर उनके बॉर्डर में टेस्टिंग हुई या उनके बाद में सैंपल लिए गए तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन अभी यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसफर का केस अभी देखने को नहीं मिला है कि बाहर से कोई आया, उत्तराखंड में किसी को इस तरीके से हुआ हो। लेकिन अब अगर प्रवासी इस तरीके से नंबर ये रहेगा तो अब कम्युनिटी ट्रांसफर का डर कम से कम बढ़ रहा है। चलिए दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रवासी थे अलग अलग राज्यों में थे, जब वो अपने राज्य में आ रहे हैं तो इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के चलते नेपालियों का एक दल बीते 2 महीने से उत्तर प्रदेश के बाद अब पिथौरागढ़ में फंस गया है। क्या है मामला, दिखाते हैं आपको। 36 नेपालियों का ये दल फिलहाल पिथौरागढ़ के स्टेजिंग पॉइंट में ठहरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर पहुंचने की इनकी चाह लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये दल 13 मई को यूपी के अमरोहा से बनबसा बॉर्डर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने वहां इन्हें उतरने नहीं दिया, जिसके बाद न चाहते हुए भी इन्हें पिथौरागढ़ आना पड़ा। मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद वहाँ नीचे झूलाघाट भेज दिया हमको, ठीक है। झूलाघाट से फिर वहाँ से हमको वहाँ गेट खुला नहीं है करके फिर यहाँ से आ गए थे। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद इस दल का मेडिकल हुआ और ये बॉर्डर झूलाघाट को चल पड़े, लेकिन झूलाघाट से भी इन्हें निराश होकर वापस पिथौरागढ़ लौटना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से नेपाल को जोड़ने वाला झूला पुल बंद है। ऐसे में किसी की भी आवाजाही पूरी तरह से ब्लॉक है। फिलहाल इनके खाने पीने का इंतजाम तो पिथौरागढ़ प्रशासन ने कर दिया है, लेकिन घर वापसी के इनके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। इसके लिए हम लोग घर जाने के लिए आए तो हम लोग को अभी फिर उधर बीच रास्ते में भी उतरने को नहीं दिया, तो फिर हम लोग को इधर आना पड़ा। अभी इधर से हम लोग फिर घर जाने की तैयारी में, हम लोग फिर इधर रहने के लिए भी हम लोग को पास इतना पैसा भी नहीं था ना। उत्तराखंड के कई पड़ावों को पार कर मुल्क की दहलीज तक तो आ गया, लेकिन स्वदेश वापसी के इनके दरवाजे खुल नहीं पा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में लॉकडाउन की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की वापसी हुई है और अब लोग पलायन नहीं करना चाहते और सरकार से अपने गांव में ही रोजगार मांग रहे हैं। पलायन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अल्मोड़ा और पौड़ी में ही सबसे अधिक पलायन हुआ था और इन्हीं जिलों में सबसे अधिक प्रवासी भी लौट कर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में अभी तक जिले के लोधिया, मुहान, भुजान और शहर पाटक में 12,000 युवाओं की वापसी हो गई है। 12,000 लोग हमारे जनपद में आ चुके हैं और 4 तारीख के बाद 5,394 लोग यहाँ पर आ चुके हैं।
और जो अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी गाड़ी करवा के आना चाह रहे हैं, तो उनको हम पास दे रहे हैं। जिले में लौटे युवाओं को अब रोजगार का डर भी सताने लगा है। उनके रोजगार का क्या होगा? अगर जिले में रोजगार सहित सभी सुविधाएं होती तो वो पहले ही कहीं दूसरे राज्यों में नहीं जाते। युवा मानते हैं कि अगर राज्य सरकार उन्हें रोजगार देगी तो ठीक है, नहीं तो वो फिर किसी दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ेंगे। हम फिलहाल भी प्लान तो कुछ नहीं, घर ही पे जाएंगे। अभी पंजाब से होटल में नौकरी करते थे जी, बाकी बंद हुआ, उस चक्कर से थोड़ी परेशानी हो गई। मैं काम करता हूँ, कुकिंग करता था सर। रेस्टोरेंट बंद होने के कारण हमको यहाँ आना पड़ गया। और अभी तो अब देखो यहाँ की सरकार क्या करती है, जैसे इन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की, आगे हमको यहाँ रोजगार मिल जाए तो हम क्यों जाए वहाँ। जिले में लौटे हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार के हाथ में है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य के नौकरशाह के कंधों पर है। अब देखना होगा कि जो युवा अपनी नौकरी खोने के बाद गांवों को लौटे हैं, उन्हें कोई रोजगार मिल पाएगा या फिर वो रोजी रोटी के लिए गांव से पलायन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के प्रवासी कामगार देश के अलग अलग शहरों से लौट रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस मुश्किल दौर में हर कामगार के मुंह पर दर्द की कहानी है। ऐसा दर्द जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं। कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी कामगारों की दौड़ अपने घरों की तरफ जारी है, लेकिन छोटी छोटी नौकरियां करने वाले प्रवासियों ने 21 मार्च के बाद जो दर्द झेला है, उसकी अनगिनत कहानियां मौजूद हैं। ऐसी ही कहानी मौजूद है अल्मोड़ा जिले के सूरज, गोपाल, राजेंद्र सिंह और उनके साथियों की जुबान पर, जो दाने दाने को मोहताज रहे। हालात ऐसे रहे कि वापसी के लिए भी उसी घर से पैसे मंगाने पड़े, जिसे पालने के खातिर अपना गांव छोड़ने को मजबूर हुए थे। हम 2 महीने से वहीं थे और पैसे किसी ने दिए नहीं, हमने अपने घर से ही मंगाए और वहीं खाने की व्यवस्था की अपनी रूम में। 20 तारीख को लॉकडाउन हो गया था, तो जयपुर में फंसे हुए थे हम, तो घर से पैसे मंगा के खा रहे थे अभी तक तो, और हमारी सरकार ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। कई महीनों तक किसी कोठी, होटल या ढाबों में पसीना बहाने के बाद भी इनकी जेबें खाली हैं। गांव लौट रहे हैं तो महज जिंदगी की खातिर। बहरहाल जो दर्द झेला सो झेला, लेकिन अब प्रवासियों के चेहरे पर अपनी धरती में लौटने का सुकून है। लेकिन अभी भी कई प्रवासी ऐसे हैं जो घर वापसी की बाट देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में एक पुलिस के सिपाही के साथ हाथापाई हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ये लगता है कि इन लोगों को कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस सिपाही से हाथापाई कर रहे हैं। और नैनीताल से खबर है, जहां पर हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचे कुछ लोगों को छुपाने का मामला सामने आया है। वहीं पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पकड़कर थाने ले गई। वहीं थाने में लोगों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि पुलिस ने सभी लोगों का 5000 का जुर्माना लगाया और फिर हिदायत के साथ उनको छोड़ दिया। स्थानीय सूचना इसकी देनी होगी, इस बात को उन्होंने कहा कि आप आकर थाने में हाजिरी लगाएंगे। कितना काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तक हमारा नैनीताल बचा हुआ है और अगर यही स्थिति रही, ऐसे लोग यहाँ आते रहे, फ्लैटों में पार्टी करते रहे, रास्तों में घूमते रहे, तो हम भी जो है कोरोना के महामारी के चपेट में बहुत ही जल्द जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारी ये शांत आबादी है, ये ऐसे लोग ये भाग लोग पार्टी कर रहे हैं, उद्यम काट रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहेंगे सीधे जो है जो इन्होंने मेडिकल करवाएं और इस संबंध में सूचना जो है संबंधित थाने में देंगे कि हम लोग 1-2 दिन वहाँ पर रहकर आए। ऑलरेडी जो है कानूनन कार्रवाई कर रखी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अभियोग पंजीकृत करने में हिचकेंगे नहीं। और अल्मोड़ा में सोमेश्वर के गुरना के ग्रामीणों ने लॉकडाउन में एक मिसाल पेश की है। और लॉकडाउन में गांव लौटे प्रवासियों ने गांव के लिए श्रमदान से सड़क बना डाली। ग्रामीणों का कहना है कि वो वर्षों से प्रशासन से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। कि आप रहोगे, मैंने कहा मैं रहूंगा, तो आज तो नहीं हूं।
क्षेत्र के लोगों में एकता है और इससे गांव की जो समस्याएं जो कई सालों लग जाते थे वो समस्याएं कुछ क्षण भर में हम इन्होंने कुछ 14-15 दिनों में ये समस्या का सॉल्यूशन निकालने में सफल रहे हैं। मतलब अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक हमारे गांव में एक भी रोड नहीं आ पाई है। इस वजह से हमने सोचा क्या कहते हैं कुछ मतलब एक गाँव के लिए हम कुछ अभी अपना योगदान दे सकें तो इस वजह से एक मोटर मार्ग का निर्माण हमने अभी किया हुआ है। हरिद्वार में हर की पैड़ी में हरीश रावत ने गंगा को स्क्रैप चैनल नाम दिया तो बीजेपी ने हो हल्ला मचा दिया, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो चुप्पी साध गई। अब भाजपा के स्थानीय नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए। 20वीं सदी की शुरुआत में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों से कड़े संघर्ष के बाद गंगा की जिस अविरल धारा का संरक्षण किया था, 21वीं सदी में हरीश रावत सरकार ने उसे स्क्रैप चैनल नाम दे दिया। भाजपा सत्ता में आई लेकिन वायदे के बाद भी गंगा की अविरल धारा को उसका नाम नहीं दे पाई। इस नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री और गंगा सभा के पुरोहित अशोक त्रिपाठी ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं सरकार अपना बचाव करती नजर आ रही है। 3.25 वर्ष से ये शासनादेश हर की पौड़ी पर प्रवाहित जो धारा है वो एस्केप चैनल है। ये मुख्यमंत्री और आवास मंत्री ये मीडिया को घोषित कर दें कि ये एस्केप चैनल है। कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ था। हम लोगों ने तत्काल जब सरकार में आए इसको हमने प्रक्रिया को शुरू किया और संभवतः प्रक्रिया पूरी हो गई होगी या कहीं रही होगी तो मेरी जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने जो गलत काम किया था हमने उसको सुधारने की दिशा में बढ़े। मदन कौशिक का ये जवाब कांग्रेस को रास नहीं आया क्योंकि मदन कौशिक हरिद्वार से विधायक हैं और सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं। मंत्री के गोलमोल जवाब पर कांग्रेस सरकार की मंशा पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातनी हिंदू होने के नाते जो हमारी आस्था है, जो हम विश्वास हमारा और श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति है, उसमें गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और वो बीजेपी के देने से नहीं होगा, पूरी दुनिया उसको गंगा को माँ का दर्जा देती है। बहरहाल मामला गंगा और गंगा से जुड़ी जन भावनाओं का है। इससे सियासत भी होगी लेकिन संभल कर। मामला बढ़ता देख भाजपा नेतृत्व ने हरिद्वार पार्टी संगठन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड के 4 धाम में श्रद्धालु इस बार भगवान के दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर सकेंगे। शायद ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। ये कैसे संभव होगा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिकी को काफी नुकसान हुआ है, खासकर 4 धाम यात्रा को। अब इस नुकसान से उबरने के लिए सरकार चारों धाम में ऑनलाइन पूजा करवाने जा रही है। राज्य सरकार ने घर बैठे तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा शुरू कर दी है। हालांकि इस दौरान मंदिर के गर्भगृह की कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को मंत्रोच्चारण का ऑडियो सुनाया जाएगा। घर बैठ कर के पूजा करता है तो उसमें जरूर छूट जो है दी जा सकती है और उसके अनुसार जो है अभिषेक भी और मध्याह्न का भी संकल्प उनका होगा। हमारे जो धर्माधिकारी जी वेद पाठी जी संकल्प करते हैं उनका नाम लेते हैं और संकल्प, मैंने बोला ना कि वो संकल्प का फल जरूर पूरी पूजा उनको ही प्राप्त होती है। जहाँ बैठे हैं वहीं से जो है करवा सकते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि पहले से व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सरकार अब ऑनलाइन पूजा और दर्शन पर ज्यादा जोर दे रही है। सरकार की मंशा है कि 4 धाम में काम करने वाले कर्मचारियों और पंडा पुरोहित समाज के लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था की जा सके। इसके लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। पूजा ऑनलाइन जो है संकल्प के द्वारा की जाती है और पहले जो है कुछ था कि आरती में इतना और शयन में इतना, कर्पूर आरती में इतना, भोग में इतना देय होगा और प्रातः अभिषेक में इतना होगा, लेकिन उसमें जो है जो लोग जिनकी श्रद्धा हो उसके अनुसार देंगे, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। फिलहाल 4 धामों में ये व्यवस्था सिर्फ वैकल्पिक है और कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा असर निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है, क्योंकि जिले में मेडिकल कॉलेज, साइंस सिटी पार्क और बस अड्डे सहित दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन जिले में आने वाले बाहरी राज्यों के मजदूर वापस चले जाने के बाद सारे काम बंद पड़े हैं। अब डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने मजदूरों को जिले में ही रुकने की अपील की है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर ने श्रम विभाग और प्रशासन को पत्र लिखा कि लौटे प्रवासी अगर इन प्रोजेक्टों में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, तो कोरोना वायरस की वजह से सारे हमारे जो श्रमिक थे वो श्रमिक थोड़े भयभीत हो गए थे। लेकिन अल्मोड़े में जहाँ तक जितने भी लेबर बिहारी हो या चाहे हमारे नेपाली हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ की थी। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। और चूँकि लेबर हमारे पास नहीं होगी तो हमारे सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। इस बीच जो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में जो लेबर आए हैं उनको काम कराने के लिए हमने ऑफर दिया। श्रम विभाग से उनसे रिक्वेस्ट की है। श्रम विभाग में हमने दिया, जिला प्रशासन से हम रोज उनके संपर्क में, अगर कोई यहाँ के आदमी आके काम करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उनसे काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। और पहाड़ में पैदा होने वाले बुरांश से बनने वाला जूस इस बार लोगों को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इस साल जूस नहीं बन पाया है। जंगलों में होने वाला बुरांश औषधीय गुणों से भरपूर है। अल्मोड़ा के धौला देवी, लमगड़ा सहित कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में बुरांश होता है और अप्रैल के महीने में ही बुरांश के फूलों को तोड़कर जूस बनाया जाता है। पिछले साल 22,000 लीटर बुरांश का जूस बनाया गया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते 1 भी लीटर बुरांश का जूस नहीं बना है। मेन समय इसका अप्रैल महीने का ही होता है। बुरांश का उत्पादन तो बहुत अच्छा, बुरांश पुष्प का उत्पादन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन चूँकि लॉकडाउन की वजह से ये इसके स्क्वैश का निर्माण नहीं हो पाया। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।